हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। अब भाई फ्री अगर कोई चीज़ मिलती है तो हम सबसे पहले भागने के लिए दौड़ते हैं कि अरे भैया कोई चीज़ हमको मिल जाए। और एजुकेशन जो हमारी लाइफ के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी होल लाइफ इस पर डिपेंड होती है। चाहे भाई आगे चल के हमें कुछ बनना हो, कुछ करना हो, आज के जीवन में संघर्ष हो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। वो भी आपको जब फ्री मिल रही है तो इसका फ़ायदा उठाते रहिए। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, किसी में भी कोई भी समस्या आपको आ रही है, बस उस समस्या के साथ आप यहाँ पे आ जाइए। आप अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और समस्या का समाधान आपके सामने है। उस समस्या का समाधान लीजिए और आसानी से अपनी पढ़ाई करिए। हमारा सिर्फ एक मोटिव ये है कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपका टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, जिस समय आप ज़्यादा स्ट्रेस फुल होते हैं कि किस तरीके से मैं प्रिपरेशन करें, तो वो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी हो, आपका पैटर्न हो, हर एक तरीके से तैयारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। वो भी 100% फ्री ही रहती है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं, ये भी 100% फ्री है ना। तो आज का जो वीडियो हम लाए हैं ये है हमारी क्लास 9th के लिए। क्लास 9th में 2 कोर्स चलते हैं, हर वीडियो में बता रही हूँ, बहुत सावधानी से समझिएगा। कोर्स ए और कोर्स बी। कोर्स ए में 2 बुक चलती हैं, क्षितिज भाग 1, कृतिका भाग 1। कोर्स बी में हमारी 2 बुक चलती हैं, आपकी स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो स्पर्श भाग 1 तो हम लगभग पूरी ख़त्म ही कर चुके हैं एमसीक्यूज में। आज जो हम कर रहे हैं वो हमारी है संचयन भाग 1। ये हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है जिसमें बहुत ही कम चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग हैं इसके अंदर। ठीक है ना। तो आज जो हम लेकर आए हैं कहानी वो है हमारी पार्ट 3 की, कल्लू कुम्हार की उन्हा कोठी। ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, के विक्रम सिंह जी ने लिखा हुआ है, तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है पूरा। इसमें क्या था भाई, कल्लू कुम्हार जो है वो पार्वती जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो पार्वती जी के साथ जाना चाहता था, भाई स्वर्ग में वहाँ पर रहना चाहता था। शिव जी कहते ठीक है भाई हम चलेंगे, तो हम तुमको ले चलेंगे, तुम हम पार्वती जी के साथ वहाँ रहना। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि तुम्हें एक रात में शिव जी की 1 करोड़ जो है वो मूर्तियां बनानी है। ठीक है, लेकिन वो पूरी बनाते बनाते उसकी एक मूर्ति रह जाती है। तो यहाँ पर उन्हा कोठी, कल्लू कुमार की उन्हा कोठी, अर्थात 1 करोड़ में 1 मूर्ति कम रह जाती है ना। कहानी थी ना, हम लोगों ने पढ़ी थी, कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग थी। किस तरीके से ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें एक कहानी थी, है ना। यहाँ पर के विक्रम सिंह जी ने जो क्या कहते हैं यात्रा करी थी, ये वो यात्रा हमारे सामने रखी थी, उसी से जुड़ी ये कहानी थी, हमने पढ़ी थी। तो अब चलिए इस पर हम एमसीक्यूज करते हैं। चैप्टर तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तो फटाफट क्वेश्चंस भी करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, पाठ के प्रारंभ में लेखक किसके बारे में बात करता है? उसे ये सारी चीज़ें याद कैसे आई? भाई ये तो था ना, गया था घूमने, लेकिन ये एकदम से उसको कैसे याद आया कि उसने लिखने लगा। तो पाठ के प्रारंभ में वो किस बारे में बात कर रहा है? बिजली की कड़कने के बारे में, ध्वनि के बारे में, वेग के बारे में, समय के बारे में। तो सबसे पहले उन्होंने जो बात करी है वो है ध्वनि के बारे में। जो आवाज़, बिजली के कड़कने की जो आवाज़ आई थी उस चीज़ के बारे में उन्होंने बात करनी शुरू करी है। फिर लेखक सोकर कब उठता है, वो कब, उनके उठने का समय कब है। देखिए हर एक चीज़ बहुत ध्यान से लिखनी है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में, अपने यात्रा के बारे में, उससे जुड़ी कहानी के बारे में सब में बताया। तो क्वेश्चंस तो कहीं से भी बन सकते हैं। तो वो कब उठते हैं? 5 बजे, 4 बजे, सूर्योदय के साथ जब कोई तेज आवाज़ हो। तो वो कब उठते हैं? वो उठते हैं सूर्योदय के साथ में। जब सूर्य उदय होता है तो उसी के, जब सूर्य निकलता है तो उसी के साथ वो उठ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक अपने दिन की शुरुआत कैसे करता है? भाई कोई सुबह सुबह अखबार का पढ़ता है, कोई सैर पे जाता है, कोई चाय पीता है, कोई अपने पेट्स के साथ खेलता है, कोई मम्मा पापा के साथ खेलता है। तो हर कोई व्यक्ति अपने अपने जीवन दिन की शुरुआत अलग अलग तरीके से करता है। तो हमारे लेखक कैसे करते थे भाई? देखिए, अपने लिए चाय बनाकर, अखबार पढ़कर, सैर पर जाकर, या का और खा दोनों सही है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 अपने लिए चाय बनाकर, दूसरा अखबार पढ़ के। तो यहाँ पर का और खा दोनों सही है, तो हम घा ऑप्शन पर टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 4, एक सुबह लेखक किसकी तेज आवाज के कारण जागा? वो क्या चीज थी जो सुबह इतनी तेज आवाज हुई कि उनकी नींद खुल गई? क्या था वो?
बिजली के कड़कने की आवाज से, बम फटने की आवाज से, तोप दगने की आवाज से, इनमें से कोई नहीं। तो वो कैसे जगे थे? उनके जगने का कारण था, वो था बिजली कड़कने की आवाज से। भाई वेदर अच्छा नहीं था, सुबह सुबह इतनी तेज बिजली कड़की कि उनकी आंख खुल गई। प्रश्न संख्या 5 है, बिजलियों की चमक और बादलों की गर्जन तर्जन को देखकर लेखक को क्या याद आया? अब वो जो मौसम वेदर सुबह बना हुआ था, जो वेदर बना था, बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, तो वो जो वेदर था उसको देखकर उन्हें किस चीज़ की याद आई थी? क्या था वो चीज़? उन्हाकोटी के शैव समुदाय की याद आई थी, त्रिपुरा के विद्रोहियों की याद आई थी, 3 साल पहले त्रिपुरा में उन्हाकोटी की एक शाम की याद आई थी, या उन्हाकोटी से मनु के सफ़र की याद आई थी? तो उन्हें जो सुबह सुबह याद आया था वो था 3 साल पहले त्रिपुरा में उनाकोटी की एक शाम की याद आई थी। जब ये उनाकोटी गए थे ना त्रिपुरा में, तो उस समय भी, उस शाम को भी ऐसा ही एक वेदर बना था। इस वेदर को देखकर, जो आज सुबह का वेदर था, उसको देखकर उस दिन की इनको याद आ गई। उस दिन शाम भी सेम ऐसा ही मौसम था, बिजली खूब कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, खूब वेदर बना हुआ था। प्रश्न संख्या 6 है, लेखक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कब गया था? अब उन्होंने अपने जाने का समय भी बताया है कि वो कब गए थे। तो क्या था? दिसंबर 1999, सितंबर 1999, अक्टूबर 1999 या दिसंबर 1888? तो वो कब गए थे? वो गए थे दिसंबर 1999 में अगरतला वो गए थे। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक किस टीवी श्रृंखला को बनाने के सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे? तो क्या, कौन सी टीवी श्रृंखला? उन्होंने टीवी श्रृंखला का नाम भी बताया है। उस टीवी श्रृंखला के नाम को आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है 4 ऑप्शंस में से। पहला है ऑन द हेड शीर्षक वाली टीवी श्रृंखला, ऑन द स्ट्रीट शीर्षक वाली टीवी श्रृंखला, ऑन द रोड टीवी शीर्षक वाली टीवी श्रृंखला, ऑन द मोड़ शीर्षक वाली टीवी श्रृंखला। तो ये नाम था क्या? ऑन द रोड शीर्षक वाली टीवी श्रृंखला। ये उस जो जिस श्रृंखला को बनाने के, श्रृंखला का मतलब होता है एपिसोड्स, जो होते हैं ना, कई एपिसोड्स में कोई चीज़ बनती है तो सीक्वेंस चलते हैं 1 2 3, तो वही सीक्वेंस बनाने के लिए वो वहाँ पर गए थे। तो उसका नाम क्या था? ऑन द रोड। प्रश्न संख्या 8 है, ऑन द रोड शीर्षक वाली टीवी श्रृंखला को बनाने के पीछे लेखक का बुनियादी विचार क्या करने का था? भाई ये जो शीर्षक टीवी श्रृंखला बन रही थी, बेसिकली इसके पीछे वो उनका मोटिव क्या था, वो क्यों ये सारी चीज़ें करना चाह रहे थे? तो क्या था? त्रिपुरा की पूरी लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा के बारे में बताना। देखिए हमारे यहाँ जितने भी, आप स्टेट हाईवे ले लीजिए, नेशनल हाईवे ले लीजिए, नेशनल हाईवे आप मैप उठाओगे, अगर मैप खोलो, आपके पास तो गूगल है, गूगल मैप भी खोलोगे तो उसमें हर नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंबर दिए गए हैं। तो ये जो त्रिपुरा की पूरी लंबाई के आर पार जाने वाला राजमार्ग है वो 44 है। उस 44 पर पूरी, मतलब ऑन द रोड क्या क्या है इस रोड पर, उन्होंने उसके ऊपर एक श्रृंखला बनानी चाहिए। दूसरा है ध्वनि के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था। तीसरा था त्रिपुरा के विकास से संबंधित सभी गतिविधियों के बारे में लोगों को जानकारी देना था, कि मतलब वहां पर क्या क्या गतिविधियां हुई हैं, क्या क्या विकास हुआ है, इसके बारे में लोगों को बताना था। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन का और गा दोनों सही है। का मतलब पहला वाला और आखिरी वाला, ये दोनों ही सही है। लेकिन यहाँ पर उनके बनाने का मोटिव था आपका का और गा दोनों ही। क्या मतलब? एक तो पूरी यात्रा करना और त्रिपुरा में क्या क्या विकास हुआ है ये लोगों को बताना। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? घा पे ऑप्शन लगाएंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। त्रिपुरा की सीमा 3 ओर से किस देश से घिरी हुई है? त्रिपुरा जो हमारा स्टेट है वो किस देश के बॉर्डर लाइन पे आता है? 3 तरफ से वो एक देश दूसरे देश से घिरा हुआ है। कौन सा देश है वो? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार या इनमें से कोई नहीं। तो किससे घिरा हुआ है? वो घिरा हुआ है बांग्लादेश से। 3 साइड से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। प्रश्न संख्या 10 है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की सीमा चौकी बांग्लादेश से कितनी दूरी पर है? अब देखिए त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है, ठीक है। अगरतला की जो सीमा चौकी बनी हुई है
वो बांग्लादेश से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। तो देखिए, महज 1 किलोमीटर की दूरी पर, महज 2 किलोमीटर की दूरी पर, महज 4 किलोमीटर की दूरी पर, महज 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो कितनी दूरी पर है? वो है महज 2 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि बांग्लादेश से वो महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है। प्रश्न संख्या 11 है, लेखक त्रिपुरा की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण किसको मानता है? किस कारण से जो है वहां पर इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई? ऑप्शन है, बांग्लादेश देश से आकर त्रिपुरा में ही बस जाने वाले लोगों के कारण। नेक्स्ट है, आसाम से आकर त्रिपुरा में बस जाने वाले लोगों के कारण। तीसरा है, पश्चिम बंगाल से आकर त्रिपुरा में ही बस जाने वाले लोगों के कारण। चौथा है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ जनसंख्या का कारण इन तीनों ही जगह से आकर बसने वाले लोगों के लिए, यानी कि एक तो बांग्लादेश से भी, बांग्लादेश, आसाम और पश्चिम बंगाल से बहुत सारे लोग आकर जो है वो त्रिपुरा में बस गए हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है। प्रश्न संख्या 12 है, अगरतला में लेखक जहां शूटिंग कर रहा था वह स्थान किसके लिए जाना जाता है? जहां पर वो अगरतला में शूटिंग कर रहा था, किस चीज के लिए जाना जाता है? बिजली के कड़कने के लिए, हरियाली के लिए, मंदिर और महलों के लिए, या जंगलों के लिए? तो जहां वो शूटिंग कर रहा था वो जाना जाता है मंदिरों और महलों के लिए। वहां बहुत बहुत अच्छे मंदिर और महल बने हुए हैं, इसके लिए वो जगह फेमस है। प्रश्न संख्या है 13, अगरतला के मुख्य महल उज्जैन महल का प्रयोग वर्तमान में किस काम के लिए किया जाता है? आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पहले राजाओं का राज हुआ करता था, फिर वो खत्म करके भाई हट गया, तो अब इतने बड़े बड़े राजमहल संभालना सबके लिए मुश्किल है, तो वो कहीं होटल में कन्वर्ट हो गए, कहीं राजभवन बन गए, मतलब गवर्नमेंट के ऑफिसेज में कन्वर्ट हो गया। तो उसी तरीके से जो अगरतला का मुख्य महल था उज्जैन महल, उसे अब किस काम के लिए लिया जा रहा है? राज्य विधानसभा है वहां पर, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो अब वो जो महल है वो क्या बन गया है? वो है राज्य विधानसभा है उस महल में। वहाँ पर भाई इस तरीके से ऑफिसेस खोल देना या होटल खोल देने से क्या होता है, ये जो हेरिटेज प्रॉपर्टी होती है ना, इसकी केयर बहुत अच्छी हो जाती है, तो ये काफ़ी समय तक जो है ड्यूरेबल बनी थी। नहीं तो अगर कोई केयर नहीं करेगा तो वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जाएगी। इसलिए और इतने बड़े महल का किसी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का किसी एक व्यक्ति के लिए देखभाल करना मुश्किल हो जाता है, जबकि हम उसको यूज़ ना कर रहे हों तब तो और मुसीबत हो जाती है। तो इसीलिए ये इतने बड़े बड़े जो महल हैं, किले हैं, उन्हें आप देखें, किले बहुत सारे फेमस किले ऐसे हैं जो जिनका आधा आधा पार्ट जो है वो आर्मी को दे दिया गया है, आर्मी अपने यूज़ में लाती। कारण ये है कि भाई कुछ तो हमने विजुअल रखा है और कुछ आर्मी को दे दिया कि भाई वो उसकी केयर करेंगे। तो इस तरीके से इन हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ की जो है वो केयर हो जाती है। तो उसी तरीके से उज्जैन महल में क्या हो गया है, अब राज विधानसभा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, माणिक्य वंश के लगातार कितने राजाओं ने त्रिपुरा पर राज किया है? अब देखिए, हमने बताया ना पहले राजा हुआ करते थे, तो कोई एक वंश जो है वो उस एरिया में राज किया करता था। त्रिपुरा में माणिक्य वंश ने राज किया था। अब माणिक्य वंश के कितने राजा हुए जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है त्रिपुरा में राज करते रहे? तो वो राजा कितने थे? 182, 193, 187 या 183? तो सही ऑप्शन जो है वो क्या है आपका? 183 राजाओं ने, मतलब काफी लंबे समय तक इस वंश ने राज किया है त्रिपुरा पर। प्रश्न संख्या 15 है, बौद्ध मंदिर की जो मुख्य बुद्ध प्रतिमा है उसे कब वहां लाया गया था? तो अब जो बौद्ध मंदिर है त्रिपुरा का, जो मुख्य बुद्ध मंदिर है, वहां पर एक बुद्ध जी की प्रतिमा है, उस प्रतिमा को कब वहां पर लाया गया? देखिए, 1930 के दशक में, 1920 के दशक में, 1960 के दशक में, या 1950 के दशक में? अब ध्यान रखिए, यहाँ पर एक्यूरेट टाइम नहीं दिया गया, यहाँ पर लमसम दिया गया है। देखिए क्या है, 1930 के दशक का मतलब क्या हो गया? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, यानी कि 39। तो यहाँ पर दशक का मतलब क्या हो गया? 30 से लेकर 39 तक के इन 10 सालों में। 1920 में क्या हो गया? 1920 से लेकर 1929 के इन 10 सालों में। 1960 में क्या हो गया? 1960 से लेकर 1969 साल में। 1950 में क्या हो गया? 1950 से लेकर 1959
दशक के इन 10 सालों में। तो दशक का मतलब क्या हुआ, इन 10 सालों में किसी टाइम पे लाई गई होगी वो मूर्ति। तो अब समझ में आया है ना कि यहाँ पर हमें पूरी तरीके से एग्जैक्ट डेट नहीं पता है कि कब लाई गई है, मगर उन 10 सालों का लमसम हमें टाइम बताया दिया गया है कि कब आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लाया गया है 1930 के दशक में, यानी कि 1930 से लेकर 1939 के बीच में कभी ये प्रतिमा जो है वो यहाँ पर लाई गई होगी। प्रश्न संख्या 16 है, बौद्ध मंदिर की जो मुख्य प्रतिमा उसे 1930 के दशक में कहां से लाया गया। अब 1930 के दशक में आई तो, मगर उसको कहां से लाया गया था, भूटान से, म्यांमार से, रंगून से या रूस से। तो ये मूर्ति आई थी रंगून से, ठीक है। फिर आते हैं टिलियामुरा, ध्यान से देखिएगा, टिलियामुरा में लेखक की मुलाकात किस किस से हुई, किस किस से हुई थी, हेमंत कुमार जमातिया, मंजू ऋषिदास, जिलाधिकारी से, या का और खा दोनों। तो जब टिलियामुरा वो गए थे तो वहां पर उनकी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया और मंजू ऋषिदास दोनों से हुई थी। तो यहाँ हमने ऑप्शन का और खा दोनों पे लगाना है, इसलिए हमने घा ऑप्शन पर लगा दिया है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 18, हेमंत कुमार जमातिया कौन थे। अब टिलियानुमा में उनसे दो लोगों से मुलाकात हुई, हेमंत जमातिया और मंजू ऋषिदास। अब हेमंत जमातिया थे कौन आपको बताना है, जिलाधिकारी, जिला परिषद के सदस्य, एक प्रसिद्ध गायक, या घा ऑप्शन में है खा और गा दोनों, यानी कि वो एक गायक भी थे और जिलाधिकारी के जिला परिषद के सदस्य भी थे। तो सही ऑप्शन है हमारा खा और गा दोनों ही, तो हम घा ऑप्शन पे इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 19, लेखक की मुलाकात मंजू ऋषिदास से कहां हुई थी। अब मंजू ऋषिदास से वो कहां पर मिले थे, जगह का नाम दिया गया है पाठ में। तो देखिए क्या है, टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में, टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 1 में, टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 2 में, या टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 7 में। तो यहाँ पर जगह तो टिलियामुरा सही दी है, लेकिन वार्ड अलग अलग दिए। तो उनकी जो मुलाकात हुई थी वो तो टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में उनकी मुलाकात हुई थी मंजू ऋषिदास से। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 20, ऋषिदास समुदाय, ठीक है, के लोग जूते बनाने के अलावा और किसमें विशेषता रखते हैं। वो लोग जूते बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन उसमें एक चीज और क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या बताई गई है, मूर्तियों के निर्माण में, सिलाई कढ़ाई के काम में, थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में, या इनमें से कोई नहीं। तो वो लोग जो एक और विशेषता रखते हैं वो है थाप वाले वाद्य, यानी कि जिसको हम ठोक के बजाते हैं, जैसे तबला होता है ना उसको भी ठोक के बजाते हैं, है ना, ढोल होती है, ढोल बजता है, ढोलक होती है, ये सभी किससे बजते हैं, थाप से बजते हैं। तो ऐसे वाद्य यंत्रों को बनाने या उनके रिपेयरिंग के लिए वो लोग बहुत फेमस हैं। प्रश्न संख्या 21 है, मंजू ऋषिदास कौन थी। अब बात आती है मंजू ऋषिदास जिनसे वो टिलियामुरा वार्ड नंबर 3 में मिले थे, वो थी कौन। तो वो कौन थी, गायिका थी, रेडियो कलाकार थी, अपने वार्ड की प्रतिनिधि थी, या उपरोक्त सभी थी। तो वो ये सभी कुछ थी, तो हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। वो एक गायिका भी थी, लोक गायिका थी, रेडियो में उनके प्रोग्राम्स आते थे इसलिए रेडियो कलाकार भी है, और जो उनका वार्ड नंबर 3 था वो उसकी प्रतिनिधि भी थी। प्रश्न संख्या 22 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 83 किलोमीटर यानी मनु तक की यात्रा के दौरान लेखक और उनकी यूनिट कैसे पहुंची। अब देखिए 83 किलोमीटर का था एरिया। अब वहां पर जो एरिया था वो काफ़ी हद तक झगड़े वगैरह भी होते रहते थे, बहुत सारे होते थे। तो इस पर पहुंचे वो कैसे, किस तरीके से गए वो, सीआरपीएफ की सुरक्षा में, बस से, जिलाधिकारी द्वारा दी गई गाड़ी से, या जिला परिषद द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से। तो वो कैसे पहुंचे थे, वो पहुंचे थे सीआरपीएफ की सुरक्षा में। जैसे मैंने बताया कि वहां पर काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते थे उस समय पर, क्योंकि वो एरिया ऐसा था, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड टाइप से था, तो इसलिए वहां पर सीआरपीएफ तैनात थी। तो उनकी सुरक्षा में ही ये लोगों ने पूरी यात्रा करी थी। लेखक और लेखक के कैमरामैन को सीआरपीएफ ने कहां बिठाया।
अब सीआरपीएफ वैन में वो लोग सुरक्षा में आएंगे, लेकिन उन्होंने कहाँ पर उनको सिक्योरिटी दी कि आप यहाँ पर बैठ जाइए तो सिक्योर रहेंगे। तो क्या था, सिपाहियों के साथ, सुरक्षा दल के साथ, हथियारों से भरी गाड़ी में या उपरोक्त सभी में। तो उन्होंने लेखक और उनके जो जितने भी साथी थे या कैमरामैन जो भी थे, सभी को उनको बैठा दिया, हथियारों से बैठ गए, क्योंकि भाई जो आर्म्स होते हैं उनको जो जितने भी सैनिक होते हैं वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि भाई आर्म उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उन्होंने बोला आप यहाँ पर बैठ जाइए, इसके प्रोटेक्शन के साथ आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, क्योंकि हमें अलग से कोई प्रोटेक्शन नहीं देनी पड़ेगी, इसलिए उनको यहाँ पर बैठा दिया था। प्रश्न संख्या 24 है, कौन सी बात सुनकर डर के कारण लेखक की रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई? ऐसी कौन सी बात हुई जब वो सीआरपीएफ जवानों के साथ थे, कौन सी ऐसी बात हुई जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे? वो क्या घटना थी, क्या था? विद्रोहियों द्वारा एक जवान को मार डालने की बात को सुनकर, विद्रोहियों की बातों को सुनकर, कठिन सफर के बारे में सोचकर, या उपरोक्त सभी? तो वह घटना क्या हुई थी? विद्रोहियों ने एक जवान को मार दिया था। इस बात को सुनकर हमारे लेखक के एकदम रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी सी पैदा हो गई थी। अब ये रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी होने का मतलब क्या होता है? मतलब हम बहुत ज़्यादा घबरा जाएं किसी घटना से। जब आप से किसी जवान को मार सकते हो तो भाई एक नॉर्मल आदमी आपके लिए क्या है? तो इस बात से वो घबरा गए थे। प्रश्न संख्या 25 है, लेखक की यूनिट के समूह को सुरक्षा दे रही सीआरपीएफ की एक समूची कंपनी के उलट, ठीक है, उस दूसरे समूह की सुरक्षा का काम संभाले हुए थे। अब एक समूह को तो इन्होंने दी सीआरपीएफ ने, लेकिन दूसरा एक समूह और था, उसे किसने सुरक्षा दे रखी थी? उसे किसने सुरक्षा दी थी? सिर्फ 8 व्यक्ति, सिर्फ 4 व्यक्ति, सिर्फ 5 व्यक्ति, या सिर्फ 3 व्यक्ति? तो उसको सुरक्षा किसने दी रखी थी? सिर्फ 4 व्यक्ति। दूसरा समूह क्या था? दूसरे समूह संभाले हुए थे सिर्फ 4 व्यक्तियों ने उन्हीं की सुरक्षा संभाली हुई थी। प्रश्न संख्या 26 है, उत्तरी त्रिपुरा जिले की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक गतिविधि कौन सी है? घर घर में वहां पर एक जो है एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब ये एक्टिविटी ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है कुटीर उद्योग है, यानी कि घर घर में चलाए जाने वाले उद्योग जो होते हैं जिनसे हम अर्न कर सकते हैं। तो ये जो गतिविधि दी है या कुटीर उद्योग दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये क्या है? अगरबत्तियां तैयार करना, अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीके तैयार करना, बांस की पतली सीके तैयार करना, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे उनका जो काम था, उनके घर घर में होता था, वो था अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीके तैयार करना। हम लोग अगरबत्ती जलाते ना घर में, आप लोग सभी लोग देखा होगा, उसमें एक बांस की सीख होती है, उसके ऊपर एक लेप लगा होता है। वो लेप अलग जगह तैयार किया जाता है, लेकिन ये सीके अलग जगह तैयार करी जाती है। तो ये सीके बांस होते ना, बांस तो मोटे मोटे होते, उनसे पतली पतली सीके तैयार करने का काम त्रिपुरा के घर घर में किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीके तैयार करने के बाद अगरबत्तियां बनाने के लिए इन्हें कहाँ भेजा जाता है? अब देखिए, त्रिपुरा में वो अगरबत्तियों की पतली पतली बांस तो तैयार हो गई, अब उन्हें पूर्ण रूप से अगरबत्ती, यानी कि उसके ऊपर वो जो खुशबूनुमा मसाला होता है ना, जिसे हम जलाते हैं और घर में खुशबू फैलती है, तो वो पूरी तरीके से अगरबत्ती बनाने के लिए उनको कहाँ पर भेजा जाता है? कर्नाटक, गुजरात, आसम की का और खा दोनों, यानी कि कर्नाटक और गुजरात दोनों ही जगह। तो सही ऑप्शन क्या है? वो कर्नाटक और गुजरात दोनों ही जगह पहुंचाई जाती हैं, जहां पे वो पूर्ण रूप से अगरबत्ती का रूप धारण कर लेती हैं। प्रश्न संख्या 28 है, जिला अधिकारी कहां से आया था? अब जिला अधिकारी जो आए थे वो कहां से आए थे? केरल से, असम से, उनाकोटी से, या त्रिपुरा से? वो कहां से आए थे? वो आए थे केरल से। नेक्स्ट आते हैं, जिलाधिकारी ने त्रिपुरा की किस सफल खेती के बारे में लेखक को बताया? अब जिलाधिकारी की जो हमारे लेखक से मुलाकात हुई, तो त्रिपुरा में एक ऐसी खेती की जाती है जो बहुत ही सफल हुई है। अब ये खेती कौन सी है? देखिए, आलू, बांस, टीपीएस, या इनमें से कोई नहीं। तो वो सफल खेती है, वो है टीपीएस। अब टीपीएस क्या होता है, ये तो आपने चैप्टर में पढ़ा था, फिर से बता देती हूँ। आलू उपजाने की एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसे टीपीएस कहा जाता है, जिससे आलू की पैदावार, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन होता है, निकलता है आके। तो इसीलिए ये एक सफल खेती का तरीका है जिसको बताया गया है, जिलाधिकारी जी ने बताया, जिसको बोलते हैं टीपीएस।
अब आते हैं आलू की बुआई के लिए आमतौर पर किस आलू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब आज जो टीपीएस की खेती होती है इसके लिए हम आलू को बोना पड़ता है, तो वो कौन सा आलू होता है जिसे इस्तेमाल किया जाता है। छोटे आलू, परंपरागत आलू, उन्नत किस्म के आलू या बड़े आलू। तो वो आलू जो होते हैं वो क्या होते हैं, परंपरागत आलू। जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं उन्हीं आलूओं का ही इस्तेमाल किया जाता है, अलग तरह के आलूओं का इस्तेमाल नहीं होता है। उन्हीं आलूओं को इस्तेमाल करते हुए आगे खेती की जाती है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। त्रिपुरा से टीपीएस को अब कहां कहां भेजा जा रहा है। अब त्रिपुरा में ये टीपीएस की खेती होती है, अब वहां से जब ये खेती होती है तो कहां भेजा जाता है इसको। बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम या उपरोक्त सभी। तो हम ये बोलेंगे कि ये इन सभी जगहों पर इसकी पैदावार को भेजा जाता है। जितना यहाँ पे टीपीएस आलू उगता है ना, उसे सभी जगह भेजा जाता है, यानी कि बांग्लादेश भी, मलेशिया भी और वियतनाम भी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 32। जिलाधिकारी लेखक को कहाँ शूटिंग करने को कहता है। अब जिलाधिकारी जी ने कहा, आप उनको सजेस्ट किया कि आप यहाँ पर शूटिंग करो, बड़ा अच्छा रहेगा। तो वो जगह क्या थी बताइए, देखिए, केरल, त्रिपुरा, मनु या उनाकोटी। तो उन्होंने बोला कि उनाकोटी जाइए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा जो है व्यू मिलेगी, सब कुछ, मतलब एक शूटिंग करने का जो एक माहौल होता है वो पूरी तरीके से आपको वहाँ पर मिलेगा। अब आ गए प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में क्या है, उनाकोटी की किस तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अब उनाकोटी में कौन सा तीर्थ है जिसके नाम से वो जाना जाता है। तो वहां पर क्या है, वहां पर क्या है, शिव जी की 1 करोड़ में 1 मूर्ति कम है, तो शिव जी की है। तो शिव संप्रदाय को हम क्या बोलते हैं, शैव संप्रदाय। तो यहाँ पर क्या है, शैव तीर्थ, बौद्ध तीर्थ, वासुदेव तीर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ जाना जाता है, ये जाना जाता है शैव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अब है प्रश्न संख्या 34। क्या दिया है, उनाकोटी का क्या अर्थ है। अब हमने पूरा चैप्टर हमारा क्या है, कल्लू कुम्हार की उनाकोटी। अब इस उनाकोटी का मतलब क्या होता है ये भी तो बताना पड़ेगा हमको। तो हमने क्या बताया, 1 करोड़ में 1 कम वर्ग दिया है। 1 करोड़ को बोलते हैं, 1 करोड़ से 1 कम को बोलते हैं, 1 करोड़ से 1 अधिक को बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उनाकोटी का तात्पर्य क्या है, वो है 1 करोड़ से 1 कम, वो होता है उनाकोटी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 35। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति कहाँ है। तो सबसे बड़ी आधार मूर्ति पूछी गई शिव जी की, है ना। आधार मूर्ति का मतलब समझिए, मतलब जिसका जो आधार है, कोई भी मूर्ति बनती है ना तो उसके पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है ना, ऐसे करके एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मूर्ति बनती है, ठीक है ना, मूर्ति बनती है ना ऐसे। तो ये आधार मूर्ति के बारे में बात की गई है। तो सबसे बड़ी जो आधार मूर्ति है ये कहाँ पर है, बांग्लादेश, बंगाल, त्रिपुरा या उनाकोटी में। तो ये कहाँ पर है, ये है उनाकोटी में सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। प्रश्न संख्या है 36। स्थानीय आदिवासियों के अनुसार उनाकोटी की मूर्तियों का निर्माता कौन है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो आदिवासी हैं वहाँ पे, भाई पहले तो आदिवासी हुआ करते थे, तो वहाँ के लोगों का क्या मानना है कि भाई इतनी सारी जो शिव जी की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, आखिर इसे बनाया किसने है। तो क्या बनाया है, हेमंत कुमार ने, जिलाधिकारी ने, कल्लू कुम्हार ने या मंजू ऋषिदास ने। तो उसे किसने बनाया है, वो एक कल्लू कुम्हार ने बनाया है, जो पार्वती जी का बहुत बड़ा भक्त था, उसने बनाया है। प्रश्न संख्या है 37। कल्लू कुम्हार किसका भक्त था, किसका भक्त था, माता पार्वती का, भगवान शिव का, माता पार्वती भगवान शिव दोनों का, या उपरोक्त सभी का। तो वो किसका भक्त था, मैंने अभी आपको बताया, वो था माता पार्वती का भक्त। वो उन्हीं के साथ रहना चाहता था, इसीलिए तो उसको बनानी पड़ी थी इतनी सारी मूर्ति। फिर प्रश्न संख्या 38 है। भगवान शिव ने कल्लू को अपने साथ कैलाश ले जाने के लिए क्या शर्त रखी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ कैलाश ले जाऊंगा, क्योंकि वो पार्वती माँ के साथ रहना चाहता था। तो ठीक है, वो ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए कहा कि तुम चलना है तो भाई कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या शर्त रखी थी, क्या शर्त थी, देखिए, 1 रात में 100 मूर्तियां बनाने की शर्त, 1 रात में 1000 मूर्तियां बनाने की शर्त, फिर नेक्स्ट है 1 रात में
करोड़ मूर्तियां बनाने की शर्त। फिर था एक रात में करोड़ से एक कम मूर्तियां बनाने की शर्त। तो उसने क्या शर्त रखी थी भगवान शिव जी ने? वो रखी थी एक रात में करोड़ मूर्तियां बनानी। करोड़ मूर्ति का मतलब क्या था? 1 करोड़ पूरी मूर्तियां बनाओगे। लेकिन वो नहीं बना पाता, उसे एक छूट जाती है ना, तो इसलिए वो नहीं जा पाता। तो यहाँ पर क्या है, 1 करोड़ पूरी मूर्ति बनाने की शर्त रखी गई थी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 39 पे। उन्हाकोटी में हुई बादलों की गर्जन तर्जन लेखक को क्यों याद आई? अब हमारे लेखक को क्यों वो उन्हाकोटी वाली शाम याद आ गई थी कि उस दिन उन्हाकोटी में इतनी बारिश हुई थी, इतना बादल गरजे थे, इतनी बिजली कड़की थी। उसको उस रात कोई भी चीज़ हमें याद आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो वो रीज़न क्या था वो आपको बताना है। तो क्या था देखिए, एक सुबह दिल्ली में उसी तरह के मौसम के कारण, क्योंकि वह शिव तांडव के समान था, क्योंकि लेखक उससे बहुत डर गया था, क्योंकि लेखक को उस मौसम के कारण बहुत कठिनाइयाँ हुई थी। तो उनके याद आने का कारण क्या था कि उस दिन सुबह सुबह जो बिजली की कड़क के साथ उठे थे ना, तो जो मौसम उस दिन सुबह दिल्ली में हुआ था वैसे ही उन्हाकोटी में वो शाम थी। यानी कि एक सुबह दिल्ली में उसी तरह का मौसम बना था जैसा उन्हाकोटी में उस दिन शाम का मौसम बना था, इसीलिए उन्हें वो शाम याद आई थी। प्रश्न संख्या 40 है, लेखक ने अपने लेख का शीर्षक कल्लू कुम्हार की उन्हाकोटी क्यों रखा है? भाई इन्होंने इस पार्ट में हमें त्रिपुरा की हर एक चीज के बारे में, त्रिपुरा अगरतला के आदिवासी, वहां का खान पान रहना, सब कुछ के बारे में बताया, लेकिन शीर्षक उन्होंने रखा कल्लू कुम्हार की उन्हाकोटी। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या रीजन होगा, है ना? वो रीजन हमें बताना। देखिए क्या है, क्योंकि लेखक को कल्लू कुम्हार की कहानी पसंद आ गई थी, क्योंकि कल्लू कुम्हार के द्वारा 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां बनाने के कारण वहां का नाम उन्हाकोटी पड़ा, क्योंकि कल्लू कुम्हार उन्हाकोटी का निवासी था। चौथा, क्योंकि कल्लू कुम्हार माता पार्वती का बहुत बड़ा भक्त था। तो उन्होंने क्यों ऐसा रखा? क्योंकि कल्लू कुम्हार के द्वारा 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां बनाने के कारण वहां का नाम उन्हाकोटी पड़ा था। पहले वहां का नाम कुछ भी हो, लेकिन जब उसने 1 करोड़ में एक कम मूर्ति बना दी तो वहां का नाम ही उन्हाकोटी पड़ गया। अब कोई चीज़ अगर किसी का नाम किसी की वजह से कहीं से फेमस हो जाता है तो वो नाम पड़ जाता है ना, तो वो इसलिए वहाँ उसका नाम उन्होंने यहाँ पर रखा। जैसे आप बताइए झांसी का नाम, तो वो रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से फेमस है, तो अगर आप झांसी का नाम लिया तो रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम ज़रूर आता है। तो उसी तरीके से उन्होंने इस पार्ट का नाम इसीलिए कल्लू कुम्हार की उन्हाकोटी रखा, क्योंकि उन्हाकोटी का नाम प्रसिद्ध ही उन मूर्तियों की वजह से हुआ था, इसलिए उन्होंने रखा। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हमें पढ़नी है। देखिए ख़ास तौर से संचयन पार्ट में जब हमारे पास MCQs आते हैं तो बहुत आसान है, ज़्यादा इसको हम नहीं, बस चैप्टर हमें कायदे से पढ़ लेना है। जो इसमें डेट्स हैं, जो जगहों के नाम हैं, वो सारी चीज़ें अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये बहुत इजी है। आप इस बुक के जितने भी MCQ करोगे, बस ये है कि आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, तो कहीं से भी MCQ पूछा जाएगा, आप बहुत अच्छे से इसको कर लोगे। तो चलिए आगे भी और चैप्टर है, मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।